नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मई महीने का बिहार करंट अफेयर्स। जी हाँ, और ये प्योर 100% बिहार के स्पेसिफिक करंट इवेंट्स होंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होता है क्योंकि पूरे महीने का ये मंथली कंपाइलेशन वीडियो होता है जिसमें हम काफ़ी बढ़िया तरीके से करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। और ये सेशन हर महीने आपको मिल जाएगा बिहार सिविल्स पे। ठीक है, तो अगर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इन सब के भी करंट अफेयर्स बिहार स्पेसिफिक चाहिए तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट का नाम है बिहार करंट अफेयर 2022 के नाम से। ठीक है, तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा। सब में आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन लगेगा। और जहाँ तक बात है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की, क्योंकि हम जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो पीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो या बिहार के एग्ज़ाम के साथ साथ किसी नेशनल लेवल का भी अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो होता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का। तो इसके लिए हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए व्यवस्था कर रखी है। बिहार सिविल्स पे वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन जो आपने सब्सक्राइब बटन दबाया है, सब्सक्राइब किया है आपने बिहार सिविल्स को, उसके बगल में आपको मिलेगा एक जॉइन बटन। ठीक है, आप इस जॉइन बटन को दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ आपको इसके बदले में आपको मिल सकता है नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन। मैं इसमें लेकर आ रहा हूँ अभी वीकली वाइज पूरे जनवरी से लेकर अभी जून तक का कंपाइलेशन, यानी कि पूरा जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी बेनिफिट दे सकता है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जर्दालू मैंगो और भागलपुर रिसीव्ड जीआई टैग इन विच ईयर। भागलपुर के जो जर्दालू आम को किस वर्ष जीआई टैग मिला है। तो पहली बात कि भागलपुर का जो जर्दालू आम है इसको, यानी कि ये आजकल न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली इस जर्दालू आम के कंसाइनमेंट को एक्सपोर्ट किए गए हैं 3 देशों को, जो है श्रीलंका, दुबई और बांग्लादेश को ये एक्सपोर्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और लास्ट ईयर भी ये यूनाइटेड किंगडम को एक्सपोर्ट किए गए थे भागलपुर का जर्दालू मैंगो, जिसको ऑलरेडी जीआई टैग प्राप्त है, जोग्राफिकल इंडिकेशन प्राप्त है। तो यही बताना है आपको कि बिहार का ये जो भागलपुर का ये जो जर्दालू मैंगो है ये कब जीआई टैग इसको प्राप्त हुआ था। तो 2018 में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि साथ में मैं मेंशन कर दूं कि भागलपुर के ये जो जर्दालू आम है इसको तो जीआई टैग प्राप्त है, लेकिन इस जर्दालू आम को बिहार में 3-4 ज़िलों में प्रोड्यूस किए जाते हैं। भागलपुर तो एक है, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। फिर आपको देखो बांका में इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, जमुई में होगा। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि भागलपुर के अगल बगल जो भी ज़िले हैं उनमें ये प्रोडक्शन होते हैं। जैसे मुंगेर में भी आपको ये इसका प्रोडक्शन दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ये जो कंसाइनमेंट जो एक्सपोर्ट किया जा रहा है, रिसेंटली आपने सुना होगा मणिपुर से भी चीज़ें एक्सपोर्ट करी जा रही है। काफ़ी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को विदेशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए भारत में रिस्पॉन्सिबल एजेंसी कौन सी है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है एपीडा। ठीक है, एपीडा क्या है? एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो इस एपीडा के थ्रू ही ये विदेशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेगा। अच्छा, इसके पेरेंट यानी कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, किसके अंडर ये एजेंसी काम करती है? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।
ठीक है, जिसके मिनिस्टर कौन है रिसेंटली, यानी कि करंट में पीयूष गोयल जी हैं। तो ये याद रखना है। अच्छा, चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? अपीडा के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर एम अंगमुथु। ठीक है, डॉक्टर एम अंगमुथु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना? किस राज्य ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी है? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत डिजिटली ये रिकॉर्डेड हो जाएगा, सब कुछ रिकॉर्ड रहेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, यानी कि आपका एक सर्टिफिकेट टाइप बन जाएगा, जैसे बार बार आपको ये चीज़ें यूज़ नहीं करने पड़ेगी। ठीक है, डिजिटली आपको हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा। और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है 2022-23 फाइनेंशियल ईयर टू 2026-27 फाइनेंशियल ईयर तक। ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना किस फाइनेंशियल ईयर से किस फाइनेंशियल ईयर के दरमियान काम करना है। तो ये होगा किसने? बिहार ने ये अप्रूव किया है। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। और डिजिटल करने के तहत ही एक स्मार्ट डोनर कार्ड भी बिहार सरकार बना रही है, स्मार्ट डोनर कार्ड। ठीक है, जिसके तहत जिसने भी ब्लड डोनेट करा है उसके लिए एक डोनर कार्ड होगा, जिसमें डिजिटली वेबसाइट पे हेल्थ मिनिस्ट्री की, बिहार की हेल्थ मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है उस पर सब कुछ मेंशन्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के पहले अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, ये कहाँ पे किया गया है? इसका इनॉग्रेशन तो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है, भारत का पहला ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट, और इसका इनॉग्रेट किया गया है बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। ये देश का पहला ग्रीनफील्ड बेस्ड इथेनॉल उत्पादन इकाई है, यह देश में स्थापित होने वाला अनाज आधारित पहला ग्रीनफील्ड प्लांट है। इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम तथा हिंदुस्तान पेट्रोलियम के साथ 10 वर्षों का करार किया गया। तो ये भी एक याद है, 3 हमारे जो ऑयल कंपनीज़ हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों के साथ 10 सालों के लिए एग्रीमेंट किया है बिहार सरकार ने। इस इकाई में 52 लोगों को प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली एवं सैकड़ों लोगों को अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली रूप से रोजगार प्राप्त होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। नेक्स्ट है, नेम द बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली इन पटना। तो पटना का जो बिहार म्यूज़ियम है वहाँ पे ये बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2022 को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसमें टारगेट ये रखा गया है कि हम 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं, कहाँ पे? लॉस एंजलिस में ये ओलंपिक होने वाले हैं, इसमें बिहार से भी काफ़ी सारे प्लेयर पार्टिसिपेट कर पाएँ, इसलिए ये बिहार स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो इसका नाम क्या रखा गया था? चक दे बिहार। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अच्छा, ये जो कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसके पैनलिस्ट में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन थे, उनका नाम याद रखना है अच्युता समंता। इनका नाम है अच्युता समंता। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फ्रॉम बिहार इन द इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022। तो इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप 2022 में बिहार से किसे चुना गया है? तो ये हैं शम्स आलम। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो ये एक इंटरनेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप है, जिसको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा कहाँ पे? पोर्चुगल में। ठीक है, इसको पोर्चुगल में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है। 10 से 20 जून 2022 को ही ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, जिसमें शम्स आलम को सिलेक्ट किया गया है। शम्स आलम जो हैं वो बिहार के मधुबनी ज़िले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। इनफैक्ट शम्स आलम जो हैं
एशिया पैरा गेम्स 2022 में भी चुने गए हैं। एशिया पैरा गेम्स 2022, और ये ऑर्गेनाइज़ किया जाना है चाइना में। देखिए हो सकता है ये कैंसिल भी हो कोरोना के कारण, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये चाइना में ऑर्गेनाइज़ किया जाना है, और ये इसी साल 9 से 15 अक्टूबर को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है, अ वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लैबोरेटरी फॉर कैंसर स्क्रीनिंग was inaugurated at Homi Bhabha Cancer Hospital and Research Center. It is located in which district of Bihar? तो होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए एक विश्व स्तरीय जीनोमिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। यह बिहार के किस ज़िले में स्थित है? यानी आपसे पूछ रहा है ये जो हॉस्पिटल है होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, ये बिहार के किस ज़िले में लोकेटेड है? तो ये आपको मिलेगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। और इस हॉस्पिटल में एक वर्ल्ड क्लास जेनोमिक लैबोरेटरी शुरू किया जा रहा है। किस लिए? तो कैंसर स्क्रीनिंग करने के लिए, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड विच स्कीम टू प्लांट नीम ट्रीज इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स? तो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एक स्कीम जिसके तहत नीम का पेड़ जो है वो लगाना है, ठीक है। बिहार जो कहाँ पे सरकारी अस्पतालों में नीम के पेड़ लगाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये योजना है नीम हकीम। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा नीम ट्रीज़ एक मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, मेडिसिनल ट्री है एक तरह से आप कह सकते हो। जैसे तुलसी प्लांट भी है, वो भी मेडिसिनल है। तो इस तरह के काफ़ी सारे मेडिसिनल प्लांट के वैरायटीज़ के लिए इंडिया जाना जाता है। इंडिया में काफ़ी सारे वैरायटीज़ पेड़ों के ऐसे मिलते हैं जो कि जिसका एक मेडिसिनल वैल्यू होता है, दवाइयाँ बनाने में वो काम आता है या फिर डायरेक्टली दवाई के तौर पर वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है, which species of rice has received the national certification has been developed by डॉक्टर प्रकाश सिंह? तो चावल की किस प्रजाति को राष्ट्रीय प्रमाणन प्राप्त हुआ है? इसे डॉक्टर प्रकाश सिंह द्वारा विकसित किया गया है। डॉक्टर प्रकाश सिंह एक साइंटिस्ट हैं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, और इसको किस इंस्टीट्यूट में डेवलप किया है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक है कृषि विश्वविद्यालय या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, ठीक है, और ये प्लेस है, ये प्लेस आपको भागलपुर में मिलेगा। तो यहाँ की एक बिहार की मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय, उसका एक यूनिट है, ठीक है, जिसका नाम है डुमराव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसी में साइंटिस्ट हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह, जिन्होंने ये डेवलप किया है ये राइस। कौन सा ये राइस है जिसको सर्टिफिकेशन, नेशनल सर्टिफिकेशन मिल चुका है? ये राइस का नाम है हीरा। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इस्कॉन टेम्पल हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी ऑफ बिहार? तो हाल ही में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन बिहार के किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। इस इस्कॉन मंदिर का जो हाइट है, ये वाला पोर्शन, ये 108 फीट है, ठीक है, और ये 84 पिलर्स पे बनाया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे पिक्चर्स में, ठीक है। इसमें एरिया कितना लगा है, कितने क्षेत्रफल में ये बनाया गया है? 2 एकड़, ठीक है। कितने रुपए खर्च हुए हैं? 100 करोड़ रुपए में ये इस्कॉन मंदिर को तैयार किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ होता है स्टाइल, शैली होता है कि मंदिरें किस शैली में बनाई जा रही है। तो ऑब्वियसली आपको मालूम होगा जो सदर्न पार्ट के यानी भारत का जो सदर्न पार्ट है उसकी जो शैली है, स्टाइल ऑफ
बिल्डिंग टेम्पल है उसको हम द्रविडियन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर नॉर्थ पार्ट ऑफ द इंडिया अगर आप देखो तो ये नागर शैली में मंदिरें बनाई जाती हैं, तो ऑब्वियसली ये इस्कॉन मंदिर भी नागर शैली में बनाई गई है। यहाँ पे राजस्थान का जो मोस्ट फेमस मकराना मार्बल है उसको लाकर लगाया गया है इस मंदिर में, ठीक है। काफ़ी भव्य मंदिर ये बनाया गया है। जहाँ तक बात है इस्कॉन की, तो देखिए इस्कॉन एक तरह से ट्रस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो, और जिसका फुल फॉर्म आपको हो जाएगा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कंससनेस। जी हाँ, ये इस्कॉन जो है ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट है डेडिकेटेड टू जो भगवान कृष्ण जी हैं उनको, ठीक है। तो कृष्णा जी के जो भी फॉलोवर होते हैं ये इस्कॉन टेम्पल को अपने बनवाते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ें होती है, और इसको सबसे पहले फाउंड किया गया, शुरुआत करी गई थी इस्कॉन ऑर्गेनाइजेशन को, ये थे भगवती वेदांता स्वामी प्रभुपद, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसके काफ़ी सारे मंदिर आपको मिलेंगे, देश के कई शहरों में आपको इस्कॉन टेम्पल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन बिहार में इस्कॉन टेम्पल अभी तक एक भी नहीं था, तो आप ये कह सकते हो कि बिहार का ये पहला इस्कॉन टेम्पल है, ठीक है। बिहार स्टेट बायोडाइवर्सिटी काउंसिल हैज़ डेवलप्ड विच मोबाइल ऐप टू कंजर्व ओल्ड ट्रीज। बिहार राज्य जैव विविधता परिषद ने पुराने पेड़ों के संरक्षण के लिए कौन सा मोबाइल ऐप विकसित किया है? तो इस मोबाइल का नाम क्या है ये पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये है बिहार हेरिटेज ट्री। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑब्वियसली इस बिहार हेरिटेज ट्री में जो ऐप है इसमें जो कंजर्वेशन के जो प्रोसीजर होंगे वो यहाँ पे लिखे होंगे, इसमें मिलेंगे, या फिर जो वेरियस टाइप्स के जो पुराने पेड़ है, बहुत ही पुराने, जिनको कंजर्व करने की ज़रूरत है, उन पेड़ों के इंफॉर्मेशन यहाँ पे शेयर किए जाएंगे बिहार हेरिटेज ट्री में। लोग इसे ये पिक्चर वगैरह क्लिक करके इसमें लगा सकते हैं, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो है बिहार हेरिटेज ट्री, इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? नीरज कुमार। तो नीरज कुमार हैं बिहार के मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये बिहार के इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं नीरज कुमार। तो इन्होंने लॉन्च किया है 22 मई को। 22 मई को इसलिए क्योंकि 22 मई को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। रिसेंटली विच फेमस होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रॉम बिहार पास्ट अवे एट 97 ईयर्स ऑफ एज। तो हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन है? ये हैं डॉक्टर बी भट्टाचार्य। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग इन हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। तो केंद्र सरकार ने बिहार के कितने ज़िलों में जैविक खेती को मंजूरी दी है? जैविक खेती कहें या फिर नेचुरल फार्मिंग कह सकते हैं इसको, ठीक है। प्राकृतिक तौर पर ये खेती कराई जाएगी, यानी कि इस एग्रीकल्चरल प्रोसेस में हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना ही करेंगे, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो है वो हमारे बॉडी को यानी हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है आफ्टर ऑल, जब ये हम इसको खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये ऐसा किया जा रहा है। और
17 ज़िलों के लिए ये किया गया है। टोटल 31,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड पे ये नेचुरल फार्मिंग की जाएगी। ठीक है, बेसिकली एक परंपरागत कृषि विकास योजना है केंद्र सरकार का, उसके तहत ही ये अप्रूव्ड किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करूँ कि हालांकि पहले से ही जो गंगा, बिहार के जो गंगा किनारे वाले जो ज़िले हैं उन 13 ज़िलों में ऑर्गेनिक खेती बिहार सरकार द्वारा कराई जा रही है। इवन ऑर्गेनिक कॉरिडोर क्रिएट किया गया है यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती के लिए। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। बिहार वैसे 9 डिवीज़न्स में बटा हुआ है, जैसे पटना, तिरहुत, सारण, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। इन 9 डिवीज़न्स में पूरे बिहार को बांटा गया है, ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। नेक्स्ट है, बिहार फर्स्ट फॉरेस्ट्री कॉलेज इज़ बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का पहला वानिकी महाविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है? वानिकी महाविद्यालय ये बनाया जा रहा है मुंगेर में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और मुंगेर वही एरिया है, वही क्षेत्र है जो मुंगेर और भागलपुर को मिलाकर, ठीक है, कभी ये क्षेत्र हुआ करता था 16 महाजनपद का एक पार्ट, और उन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था अंग। ठीक है, तो ये अंग महाजनपद आज के प्रेजेंट डे बिहार के भागलपुर और मुंगेर ज़िले का एरिया शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ बिहार एज पर NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत पूछा जा रहा है कि बिहार की कुल प्रजनन दर कितनी है? प्रजनन दर या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं? तो एक विमेन कितने बच्चों को पैदा करती है, ये टोटल फर्टिलिटी रेट होता है। ठीक है, तो वैसे अगर देखा जाए तो आइडियल फर्टिलिटी रेट जिसके थ्रू जो हमारा पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगा, यानी जितने लोग मरेंगे उतने लोग पैदा भी होंगे। ठीक है, यानी कि ना हमारा पॉपुलेशन बढ़ेगा ना घटेगा। इसके लिए जो आइडियल फर्टिलिटी रेट है वो होता है 2.1। ठीक है, ये एक तरह से आप ऑन एन एवरेज कह सकते हो, क्योंकि एक विमेन ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे पैदा करती हैं, तब ये बैलेंस होता है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर 2.1 कैसे पैदा हो सकता है, या तो 2 या तो 3 हो सकता है, पॉइंट में कैसे हो सकता है? तो ये आप ऑन एन एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि देखिए मान लीजिए कि कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि 5 लोगों का जैसे 5 पेरेंट्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 5 पेरेंट्स हैं। अब इनके 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे, इनके भी 2 बच्चे और इनके भी 2 बच्चे। तो मे भी पॉसिबल है कि इन सब के 2 बच्चे में से किसी एक की डेथ हो जाती है। हो सकता है और किसी की एक और बच्चे होती हैं, तो हो सकता है ये 3 बच्चे हों इनके। ठीक है, तो मतलब आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज 2.1 बच्चे अगर एक विमेन पैदा करती है, तो इससे जो पॉपुलेशन है वो बैलेंस रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है बिहार का टोटल फर्टिलिटी रेट, तो ये है 2.98। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करिए, 2.98 है, हमने बोला 2.1 होगा तब ये क्या होगा, बैलेंस होगा। तो यानी कि अभी भी बिहार की जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो अभी भी बढ़ती रहेगी, और 2 से ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट होने वाले काफ़ी सारे अभी
अभी भी राज्य हैं, जैसे मेघालय है, ठीक है, मेघालय का 2.91 है फर्टिलिटी रेट। उत्तर प्रदेश है जिसका 2.35 फर्टिलिटी रेट है। झारखंड आपको मिल जाएगा जिसका फर्टिलिटी रेट क्या है 2.26, ठीक है। मणिपुर है, अब मणिपुर का जो फर्टिलिटी रेट 2.17। तो ये टॉप 5 स्टेट हैं, यानी कि 4 ये हो गए और एक बिहार हो गया। ये टॉप 5 स्टेट हैं जिसके फर्टिलिटी रेट आज भी 2 से ज़्यादा है। लेकिन बाकी जो भी स्टेट हैं उनकी फर्टिलिटी रेट 2 से कम हो चुके हैं, इसलिए कहा जा रहा है उनका जो पॉपुलेशन है वो अब डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये तो स्टेट की बात हुई। अच्छा, नेशनल लेवल पे यानी इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या है? तो इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है नेशनल लेवल का, अगर फर्टिलिटी रेट देखें तो वो आपको मिलेगा 2। जी हाँ, पूरे 2, यानी कि आप कह सकते हो 2.1 में आइडियल होता, लेकिन ये 2 से भी कम है भारत का। तो ये क्या होगा, यहाँ जो पॉपुलेशन होगा इंडिया का वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा। बहुत ही मतलब एक स्लाइटली आप कह सकते हो कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते भी हो कि ये 2040-50 तक भारत की जो जनसंख्या है वो डिक्लाइन हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड बिहार इन्वेस्टर्स मीट हेल्ड इन दिल्ली। तो दिल्ली में आयोजित बिहार इन्वेस्टर्स मीट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। एंड ऑब्वियसली बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं शहनवाज हुसैन, वो भी उसमें शामिल हुए थे बिहार इन्वेस्टर्स मीट में। बिहार इन्वेस्टर्स मीट एक तरह का जो समिट है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है ताकि जो कंपनीज़ हैं उनको बिहार में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट किया जाए, ठीक है। और इस मीट में 170 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और यहाँ तक कि 2 लुलु ग्रुप है एक, और एक कंपनी है ITC, ठीक है। इन दोनों ने ये डिसाइड किया है कि बिहार में इन्वेस्ट करेंगे किस सेक्टर में, तो फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करने के लिए लुल्लू ग्रुप और ITC कंपनी जो है वो करने वाली है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टोल्ड बिहार टू फॉलो विच आर्टिकल ऑफ CRPC लाइक दिल्ली पुलिस। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार को दिल्ली पुलिस की तरह CRPC के किस अनुच्छेद का पालन करने के लिए कहा गया है? तो यहाँ पे जो हम आर्टिकल की बात कर रहे हैं, जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि CRPC के आर्टिकल की बात हम कर रहे हैं। CRPC यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करें तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर किस आर्टिकल को बिहार को भी उसी तरह से फॉलो करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है? तो ये आर्टिकल है 41A। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। बेसिकली 41A के तहत जो भी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति ने नोटिस किया, यानी कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को नोटिस देता है तो उस व्यक्ति को ये कंफर्म करना होगा, ये इंश्योर करना होगा कि वो पुलिस ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट हो। अगर कोई व्यक्ति इस नोटिस पर पुलिस ऑफिसर के सामने पेश हो जाता है और उसका जो भी चीज़ जिस तरह से रूल्स हैं, जो लॉ हैं, उसका पालन करता है, तो उसे जब तक पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती तब तक कि कोई ठोस सबूत ना है उसके खिलाफ। क्योंकि आपको देखा हो, जैसे मान लो कोई व्यक्ति A है, कोई व्यक्ति B है, ठीक है। A ने B के खिलाफ कंप्लेन करा पुलिस के पास, ठीक है। अब
पुलिस क्या करेगी, बी व्यक्ति को नोटिस देगी कि आपने ये काम गलत किया है, हमें ए से ये नोटिस आई है। तो बी व्यक्ति का ये ड्यूटी बनता है, ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आराम से बढ़िया से जाकर पुलिस ऑफिसर के सामने प्रेजेंट हो। अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तब यहाँ पे अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे से प्रेजेंट हो जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करता है, तो पुलिस ऑफिसर्स का ये राइट नहीं बनता है कि वो इसे अरेस्ट करे जब तक कि कोई ठोस सबूत इसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये है CRPC का आर्टिकल 41A। नेक्स्ट है, विच गर्ल फ्रॉम बिहार हैज़ ओन द ब्रॉन्ज मेडल इन द 4th ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप। तो चौथी ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप में बिहार की किस लड़की ने कांस्य पदक जीता है। तो हम जैवलिन थ्रो की बात कर रहे हैं। ये वही खेल है जिसमें नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक 2020 में जीता था गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो गर्ल है जो बिहार की, निशी कुमारी है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। निशी कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीत लिया है। मात्र ये 17 ईयर्स की है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो ऑल इंडिया जूनियर ओपन जैवलिन थ्रो चैम्पियनशिप ये था। इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया है झारखंड में। झारखंड में एक स्टेडियम आपको मिलेगा, JRD स्टेडियम। ठीक है, तो वहाँ पे ये इस खेल को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। नेक्स्ट है, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी हैज़ बीन लेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। भारत के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है। तो ये रखी गई है पटना में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे पटना में एक वेटनरी कॉलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वहीं पे एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी भी बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी बर्ड स्पीसीज हैव बीन फाउंड इन बिहार एज पर रिसेंट बर्ड सेंसर 2022। तो हाल ही की पक्षी गणना 2022 के अनुसार बिहार में पक्षियों की कितनी प्रजातियां पाई गई है। तो बिहार में ऐसा बर्ड सेंसस पहली बार हुआ है। पक्षियों को गिनने का, पक्षियों की जनगणना करने का ये सेंसस पहली बार किया गया है बिहार में। ठीक है, तो इसमें ये मालूम चला कि बिहार में जो बर्ड स्पीसीज़ हैं, जो पक्षियों की प्रजातियां हैं, वो 202 हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 202 प्रकार के जो पक्षियां हैं बिहार में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, और ये पूरा सेंसस जो है 68 रिजर्वॉयर्स में किया गया था। यहाँ तो हमने बर्ड स्पीसीज़ की बात करी। अगर पूछा जाए कि कितनी पक्षियों की जनगणना हुई, मतलब कितने पक्षी एग्जिस्ट करते हैं बिहार में, तो ये आपका हो जाएगा 45,173। इतने बर्ड्स पाए जाते हैं बिहार में। ठीक है, विच लैंग्वेज ऑफ बिहार हैज़ बीन एडेड टू गूगल ट्रांसलेशन। तो गूगल ट्रांसलेशन में बिहार की किस भाषा को जोड़ा गया है। गूगल ट्रांसलेशन इट मीन्स क्या है, इसका मतलब ये है कि गूगल में आप अगर जो ट्रांसलेशन करते हो, जैसे मान लो कि आपको किसी इंग्लिश वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन करना है, हिंदी का इंग्लिश करना है, या फिर दूसरे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन करना है। ठीक है, तो वो लैंग्वेज अगर गूगल में अवेलेबल होगी तभी तो वो ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली भारत के 8 लैंग्वेजेस को ऐड किया है और फॉरेन कंट्रीज़ के 16। इन सब को मिला के अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो गूगल ट्रांसलेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड 133 लैंग्वेजेस ऐड हो चुके हैं, यानी कि 133 लैंग्वेज में वहाँ पे ट्रांसलेशन अवेलेबल है गूगल ट्रांसलेशन में। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अब इस जो 8 इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनमें से 2 लैंग्वेज हैं जो बिहार में बोली जाती है, और वो कौन सी लैंग्वेज है वही यहाँ पे आपको
सवाल पूछ रहा है। तो ये है भोजपुरी, भोजपुरी और मैथिली। तो मोर देन वन है, यानी कि ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन वन। और बाकी के 6 और इंडियन लैंग्वेज कौन कौन से हैं? तो एक तो है संस्कृत, जी हाँ, संस्कृत को भी ऐड कर दिया गया है। अब आप हिंदी या फिर इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है संस्कृत में भी आप कर पाओगे। फिर है असामीज़, असामीज़ लैंग्वेज को ऐड किया गया है। मणिपुरी, कोंकणी, डोंगरी और मिज़ो। तो ये 6 लैंग्वेज और 2 भोजपुरी और मैथिली, इन लैंग्वेजेस को गूगल ट्रांसलेशन में इस बार रिसेंटली ऐड किया गया है। और इसके साथ ही अब तक अगर टोटल देखा जाए कि कितने भारतीय लैंग्वेज यानी कितने इंडियन लैंग्वेज अभी प्रेजेंट टाइम में गूगल ट्रांसलेशन में ऐड हैं, तो वो है 19। ठीक है। और देखिए बिहार में और भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे भोजपुरी हो गई, मैथिली तो है ही, मगही बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। ठीक है। इनफैक्ट मेरा जो लैंग्वेज है, मेरा जो मदर टंग है वो मगही है। और मैथिली आप समझ ही रहे हो, मिथिलांचल वाला जो क्षेत्र है उसमें मैथिली बोली जाती है। ये पार्ट आप देख रहे हो बिहार का, ये वाला पार्ट जिसमें आपको सुपौल, अररिया, पूर्णिया, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया, ये सब किशनगंज, ये सब ये जो क्षेत्र है, दरभंगा भी आप ले सकते हो, समस्तीपुर, ये वाला जो पार्ट है, इसमें आपको मैथिली डोमिनेंट ये रीजन मिलेगा बिहार का। ठीक है। यहाँ पे मैथिली बोली जाती है। और भोजपुरी तो आप समझ ही रहे हो, ईस्ट पार्ट में भोजपुरी बोली जाती है। आप इधर यूपी के इस ईस्ट पार्ट में आप देख लो, और बिहार के वेस्ट पार्ट में आप देख लो, यहाँ भोजपुर यहाँ पे है, यहाँ से इधर से आप शुरू कर सकते हो। और मगही का जो है वो मगध वाला जो क्षेत्र है उसमें मगही बोली जाती है मोस्टली। यहाँ पे पटना वगैरह देख लो, पटना, नालंदा, वैशाली, सब जहानाबाद वगैरह, ये सब जो क्षेत्र हैं इसमें आपको मगही प्रीडोमिनेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु विल इनॉग्रेट द सेंटेनरी मेमोरियल पिलर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बिहार विधानसभा के शताब्दी स्मारक स्तंभ का उद्घाटन कौन करेगा? तो देखिए पिछले साल जब 100 साल पूरा हुआ था बिहार लेजिस्लेटिव बिल्डिंग का, ठीक है, उस वक्त इसका आधारशिला रखी गई थी और इसको बनाया जा रहा था सेंटेनरी मेमोरियल पिलर या फिर शताब्दी स्मारक स्तंभ। अब ये बन के तैयार हो चुका है। ठीक है। और इस स्तंभ को, इस पिलर का इनॉग्रेशन कौन करेंगे? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है कि ये प्रोग्राम कब ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, कि इसका कोई टाइम टेबल अभी डिसाइड नहीं किया गया। मोस्ट प्रोबेबली जून में 15 जून के आसपास में ये होगा, ऐसा संभावित है, लेकिन अभी फिक्स्ड नहीं है। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया गया था बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस सेंटेनरी मेमोरियल पिलर के इनॉग्रेशन में आने के लिए इनविटेशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, फिजिकल मॉडलिंग सेंटर हैज़ बीन बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस ज़िले में फिजिकल मॉडलिंग सेंटर बनाया जा रहा है? तो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जिसको रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार ने रिव्यू किया है, उसको देखा है कि क्या कैसे बन रहा है, क्या इसमें क्या ज़रूरत है या फिर कितनी जल्दी इसको बनना चाहिए। ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज़ में रहा। और ये कहाँ पे बन रहा है? सुपौल में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। एक आपके माइंड में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि फ़िज़िकल मॉडलिंग सेंटर का यूज़ क्या है, इससे क्या होगा? देखिए बेसिकली ये जो नदियों पर रिसर्च सेंटर कह सकते हो कि नदियों पर ये रिसर्च किया जाएगा, ताकि
जो बाढ़ यानी नॉर्थ बिहार का जो पार्ट है उसमें जो बाढ़ आती है उस पर रिसर्च किया जाएगा, ठीक है, कि बाढ़ इसको कैसे हम रोक पाएँ। और इस फिज़िकल मॉडलिंग सेंटर को बनाने में 108 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नेक्स्ट है, बिहार फर्स्ट बैम्बू गार्डन हैज़ बीन सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग। बिहार का पहला बांस उद्यान स्थापित किया गया, बैम्बू गार्डन, कहाँ पे? गया में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, रिसेंटली हमने पहले के वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोध गया में सेटअप किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किया है, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर। तो उसके प्रेमिसेस में, उसी के कैंपस में ये बैम्बू गार्डन भी इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार हैज़ साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच एजेंसी टू सप्लाई ग्रीन एनर्जी इन द स्टेट। बिहार ने राज्य में हरित ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे बात करी जा रही है ग्रीन एनर्जी की। ग्रीन एनर्जी यानी कि आप समझ सकते हो कि ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसी एनर्जी जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी नहीं जिसको जो कि नॉन रिन्यूएबल होता है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आ जाता है? जैसे सोलर, ठीक है, सोलर पावर ये क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी है, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, इसको फिर से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ये ख़त्म होने वाला तो है नहीं। विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, इन सब एनर्जी का एक यूज़ करने के लिए, इन सब एनर्जी के बिहार में इस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बिहार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है। तो किस एजेंसी के साथ ये साइन किया गया है? तो ये किया गया है सेकी के साथ। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है सेकी? तो ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सेकी का फुल फॉर्म होता है। और ये जो सेकी है, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किस मंत्रालय के अंडर काम करता है, यानी कि इसका पेरेंट मंत्रालय कौन सी है? तो वो है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करता है। और मिनिस्टर कौन है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के? ये हैं आर के सिंह। और आपको मालूम होना चाहिए आर के सिंह बिहार से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बिहार के आरा ज़िले में है, ठीक है, आर के सिंह के। तो ये याद रखिए, यूनियन मिनिस्टर हैं आर के सिंह। और इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो सेकी है, यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये बिहार को 210 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और इसका जो डेट रखा गया है कि कब तक ये करेगा, वो 2023 में, ठीक है, 2023 तक ये 210 मेगावाट की एनर्जी प्रोवाइड करी जाएगी। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये इसको इससे समझिए कि अगर 210 मेगावाट की एनर्जी अगर बिहार को सप्लाई होती है, ग्रीन एनर्जी सप्लाई होती है, इससे क्या होगा कि 630 मिलियन टन, ठीक है, जो कार्बन प्रोडक्शन होता था, तो 630 मिलियन टन का जो कार्बन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। इतना हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे तो 630 मेगा टन का जो कार्बन प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। तो एक अपने आप में ये अचीवमेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ और हैव रिसीव्ड ईट राइट सर्टिफिकेशन बाय FSSAI। FSSAI द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है निम्नलिखित में से किसे? तो यहाँ पे बेउर जेल, एम्स पटना, पारस हॉस्पिटल जो कि आपको पटना में ही मिलेगा, मंडल कारा, ये जो जेल है ये आपको नवादा में मिलेगा। ठीक है, तो इन सब को FSSAI ने ईट राइट सर्टिफिकेशन दे दिया है। और ये जो मंडल कारा है ये इसको बहुत पहले ही मिल चुका है और रिसेंटली इन तीनों को मिला है FSSAI के द्वारा ईट राइट सर्टिफिकेशन। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए FSSAI का पहले समझिए कि ये क्या है। तो FSSAI है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक एजेंसी है जो कि वर्क करती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसने एक कैंपेन लॉन्च किया था 2018 में, ठीक है, जिसका क्या नाम था, राइट टू ईट। मतलब अच्छा खाना खाने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये राइट टू ईट कैंपेन स्टार्ट किया गया था 2018 में इसके द्वारा। अब इसके तहत ईट राइट सर्टिफिकेशन FSSAI देता है कि किसका किचन सारे जो फूड के स्टैंडर्ड हैं उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने स्टैंडर्ड बना रखे हैं, उस स्टैंडर्ड को कौन कौन से जो इंस्टीट्यूशन हैं, जेल हो, हॉस्पिटल हो, ये सब फॉलो कर रहे हैं उसको दिया जाता है। कुछ टाइम पहले पटना का जो महावीर मंदिर है ना, महावीर मंदिर, यहाँ के प्रसाद को FSSAI ने ईट राइट सर्टिफिकेशन दिया था। और महावीर मंदिर के प्रसाद को एक्चुअली क्या बोला जाता है, नाम कुछ नाम था, मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बाद के वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इन चारों में को मिल चुका है ये ईट राइट सर्टिफिकेशन। ऑप्शन ई इज़ द करेक्ट आंसर, मोर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इन चारों जगहों पे, या बेउर जेल हो या फिर एम्स पटना हो, पारस हॉस्पिटल हो, वहाँ पे अपना एक स्टैंडर्ड ऐसे खाना मिलते हैं, एक अच्छा, मतलब कि जिससे कि लोगों को हानि नहीं पड़ेगा, उनके हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ ठाकुर पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द पोएट एंड ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज। रविंद्रनाथ ठाकुर का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस भाषा के कवि और लेखक थे? रविंद्रनाथ ठाकुर ये मैथिली के कवि थे, मैथिली। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पूर्णिया ज़िला से, बिहार का पूर्णिया ज़िला से ये बिलोंग करते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर। यहाँ पे आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, मैथिली के लिए, ठीक है, रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमने, अगर आपने हमारा वीडियो यानी बिहार स्पेसिफिक आप रेगुलर फॉलो करते हो तो आप ज़रूर बता सकते हो कि मैथिली के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड किस बिहारी को दिया गया है। जी हाँ, ये बिहारी को ही दिया गया है मैथिली के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो उसको कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट है, बुद्धा सम्यक म्यूजियम हैज़ बिन बीइंग बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के किस ज़िले में बुद्ध सम्यक संग्रहालय बनाया जा रहा है? देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, यहाँ म्यूज़ियम की बात कर रहा है, बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम की। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे? वैशाली में। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। एक रिसेंटली हमने पहले के वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस किया है, बुद्ध का एक मूर्ति है जो इंक्लाइंड है, ठीक है, जो कि स्लीपिंग पोस्चर में है, स्लीपिंग पोस्चर में।
तो ये स्टैचू कहाँ पे लगाया गया है स्लीपिंग पोस्चर में बुद्ध का, तो ये गया में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कभी कभी हो जाती है। और ये जो म्यूज़ियम है इसमें 320 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। और ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली हमने सेलिब्रेट किया है बुद्ध पूर्णिमा। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा के दिन मुख्यमंत्री ने इस बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम को विज़िट किया था। ठीक है, कि कितना इसमें काम हुआ है, कितना काम करना है, तो और जल्दी इसको अब काम करने के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया है। कहा है कि इसी साल दिसंबर तक इसको बना के कंप्लीट होना चाहिए बुद्ध सम्यक म्यूज़ियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड अ ककुन बैंक इन बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। बिहार के बांका ज़िले में कोकुन बैंक का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है हमारे यानी बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं शहनवाज हुसैन। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। ककुन बैंक बेसिकली उनके लिए है जो सिल्क की खेती करते हैं। ठीक है, जो किसान हैं जो सिल्क की खेती करते हैं उनके लिए ये ककुन बैंक है, उनको हेल्प प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, और मैं बता दूं बिहार में जो भागलपुर का जो सिल्क है उसको जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, भागलपुरी सिल्क, बिहार में अगर सिल्क फेमस है अगर कोई जगह सिल्क के लिए तो वो भागलपुर है, तो ये भी आपको याद रखनी है। वैसे इस बैंक को कोकुन बैंक को ओपन करने के लिए कितना खर्च किया गया है? तो 4,89,45,000 रुपीज़ यहाँ पे करे गए हैं। और ये ककुन बैंक को 10 एकर्स एरिया में बनाया गया है। ठीक है, ककुन बैंक में जो यानी कि ककुन बैंक में पूरा मशीनरी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा उनको, ताकि जो सिल्क से जो धागा बनाया जाता है ना उसका जो वर्क है वो यहाँ पे इस पूरे एरिया में वो जो फार्मर्स हैं वो कर सके आसानी से, उनको यहाँ पे इजी हो करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम पढ़े बिहार बढ़े बिहार फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस। तो बिहार ने किसके छात्रों के लिए पढ़े बिहार बढ़े बिहार कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके लिए प्रोग्राम है? तो जो बच्चे हैं क्लास 1st to 3rd के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। उनके लिए शुरू किया गया है पढ़े बिहार बढ़े बिहार। इसके तहत क्या है, बच्चों को अक्षर का ज्ञान और अंक का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोग्राम को लॉन्च किसने किया है? तो बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यूनियन मिनिस्टर की हम बात नहीं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की बात हम नहीं कर रहे हैं, बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर की बात कर रहे हैं जो कि हैं विजय कुमार चौधरी। ठीक है, तो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। व्हाट इज़ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी एज पर बिहार टेक्सटाइल लेदर पॉलिसी 2022? तो बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022 के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी क्या है? तो रिसेंटली बिहार सरकार ने इंट्रोड्यूस करा है बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022। बेसिकली हम इसके थ्रू टेक्सटाइल और लेदर को प्रमोट करेंगे। इसकी जो इंडस्ट्री है उसको बिहार में लगाने के लिए हम प्रोत्साहन देंगे, प्रमोशन करेंगे। ठीक है, तो इसके तहत आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी कितना होगा? तो ये होगा अप टू 10 करोड़ रुपीज़। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। हालांकि जो बिहार सरकार है वो इस बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी के थ्रू काफ़ी सारी सब्सिडीज़ दे रही है, जैसे कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडीज़ हमने बता दिया, फिर उसमें आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी भी दे रही है, फिर पावर टैरिफ सब्सिडी है, फ्रिट रीइंबर्समेंट इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं, जो पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराई जाएगी उसमें भी सब्सिडी बिहार सरकार दे रही है। अब जो
कोई भी इंडस्ट्री लगाता है बेस्ड ऑन टेक्सटाइल एंड लेदर, तो उसे बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिट दिया जाएगा अब सब्सिडी के तौर पर। अब जैसे अगर वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है तो उसके लिए अभी अप टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए अप टू ₹5000 की सब्सिडी बिहार सरकार प्रोवाइड करेगी। ठीक है, पर मंथ पर वीक, कितना, पर मंथ और पर वीक, सॉरी पर वर्कर कह सकते हैं, हाँ पर वर्कर। फिर एक है, अब क्योंकि अगर इंडस्ट्री कुछ बनाएगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करेगी तभी तो वो एक्सपोर्ट कर सकती है, तो जो ट्रांसपोर्टेशन में जो चार्ज होता है उसमें भी सब्सिडीज़ बिहार सरकार देगी, अप टू 10 लाख रुपीज़ उसमें सब्सिडीज़ देने वाली है। अब आपने कुछ बढ़िया बनाया, उसका पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराना है आपकी कंपनी का, तो उसमें भी बिहार सरकार 10 लाख रुपीज़ की सब्सिडी दे रही है। ठीक है, अप टू, ये सारा कुछ अप टू है। ठीक है, ये चीज़ें भी समझिएगा। हालांकि और भी इसमें चीज़ें दी गई है, हमने आपके साथ मेन पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। तो ये है बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी 2022, और बिहार सरकार ने कहा है कि ऐसा करने वाला, ऐसी पॉलिसी, प्रॉपर पॉलिसी लाने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट है, बिहार सेकेंड डॉपलर रडार विल बी इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट। बिहार का दूसरा डॉपलर रडार किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा। तो ये यहाँ पे बिहार का दूसरा डॉपलर रडार पूछ रहा है, यानी कि फर्स्ट जो डॉपलर रडार है वो पटना में है। ठीक है, पटना में इंस्टॉल किया गया है। कहाँ पे, तो पटना मेट्रोलॉजिकल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर में ये इंस्टॉल्ड किया गया है पहला डॉपलर रडार। अच्छा, क्या यूज़ होता है डॉपलर रडार का? डॉपलर रडार का बेसिकली यूज़ है, जो वेदर में एक्टिविटीज़ हो रही है, तूफ़ान आने वाली है, बारिश होने वाली है, इसकी जो एक्टिविटीज़ है वो पटना मेट्रोलॉजिकल सेंटर को मिल जाती है इसके थ्रू, इसलिए ये डॉपलर रडार लगाई जा रही है। और ये जो दूसरा जो डॉपलर रडार है उसको पूर्णिया में इंस्टॉल किया जा रहा है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब पूर्णिया में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से ये मालूम चलेगा, क्योंकि पूर्णिया आपको पता होगा, ये अगर बिहार को अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो इस वाले पार्ट में आपको पूर्णिया मिलेगा। ठीक है, तो क्या है कि यहाँ से बे ऑफ बंगाल की जो एक्टिविटीज़ है जिसके थ्रू बिहार में बारिश होती है, ठीक है, तो वो एक्टिविटीज़ हमें मालूम चलेगा, यानी कि पटना मेट्रोलॉजिकल साइंस सेंटर को ये प्राप्त होगा वेदर की एक्टिविटीज़। इसके लिए ये सीमांचल एरियाज़ में लगाए जा रहे हैं डॉपलर रडार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, करकटगढ़ वाटरफॉल इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो करकटगढ़ जो जलप्रपात है वो बिहार के किस ज़िले में स्थित है? तो ये जो करकटगढ़ वाटरफॉल है ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी रिसेंटली करकटगढ़ वाटरफॉल को विज़िट किया है और उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इसको डेवलप किया जाएगा एज ए टूरिस्ट स्पॉट। ठीक है, तो करकटगढ़ वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है? कैमूर में, बिहार के कैमूर ज़िले में। ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट आंसर। कैमूर आपको बिल्कुल कॉर्नर पे मिलेगा, ये वाला आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है कैमूर। ठीक है, यहीं पे बिहार का दूसरा सेकंड नेशनल पार्क बनने जा रहा है, क्योंकि कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा। और कैमूर आप देख सकते हो ये पटना डिवीज़न में आता है। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये सब किस डिवीज़न में आते हैं? जो 9 डिवीज़न हैं उन 9 डिवीज़न में से पटना डिवीज़न में ये सारे आते हैं। ठीक है, और इसमें पटना है, भोजपुर और बक्सर ये जो है गंगा नदी के किनारे है, लेकिन बाकी कैमूर और रोहतास जो है ये गंगा नदी के पास नहीं रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज़ ककोलत वाटरफॉल लोकेटेड? तो काकोलत जो जलप्रपात है वो कहाँ पे स्थित है, कुछ इसी तरह से का क्वेश्चन है। क्योंकि ककोलत वाटरफॉल भी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार यहाँ विज़िट करने गए थे। बेसिकली जो भी प्रोग्राम वहाँ पे इसको डेवलप करने के लिए चल रहा है उसको रिव्यू करने गए थे। ठीक है, तो ककोलत वाटरफॉल जो है वो सिचुएटेड है बिहार के नवादा ज़िले में। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नवादा आपको झारखंड के बॉर्डर के पास मिलेगा। ये वाला ये देख लो, ये है नवादा ज़िला। ठीक है, बिल्कुल झारखंड के पास आपको यहाँ पे मिल रहा है। नवादा के बगल में यहाँ पे गया मिलेगा और इस तरफ जमुई आपको मिलने वाला है। नवादा का बॉर्डर आप देख सकते हो नालंदा से भी शेयर होता है। और नवादा देख लो मगध डिवीज़न में ये आता है। नवादा हो गया, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, ये सब आपको मगध डिवीज़न में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म? तो हाल ही में लॉन्च हुए भोजपुरी OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है? तो देखिए, जो OTT प्लेटफॉर्म होता है यानी जिसको हम ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म होता है ओवर द टॉप, ओवर द टॉप। अब जैसे आप यूज़ करते हो नेटफ्लिक्स, ठीक है, नेटफ्लिक्स ये भी OTT प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स ये भी OTT है। फिर हॉटस्टार भी है। ये सब अब मोस्टली अब OTT बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ चुके हैं। हालांकि आपको भोजपुरी के गाने हो या फिर भोजपुरी के मूवीज़ वगैरह इन सब पे मिल जाएंगे, लेकिन भोजपुरी के लिए कोई स्पेशल कोई भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। ये पहला है भोजपुरी के लिए OTT प्लेटफॉर्म। इसका नाम रखा गया है चौपाल। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। तो चौपाल ये जो है यहाँ पे वेब सीरीज़ आएंगे, जो भी भोजपुरी के वेब सीरीज़ आएंगे। पहला यहाँ इस चौपाल पे वेब सीरीज़ एक लॉन्च कर दिया गया है जो है प्रपंच। ठीक है, प्रपंच जो कि इसको लीड कर रहे हैं पवन सिंह। और चौपाल वर्ड का मीनिंग आप समझ ही रहे होंगे। जैसे क्या होता है, गांव देहात में एक होता है कि लोग एक कहीं पे बैठ के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे बात चल रहा है, एक चौपाल की तरह वहाँ पे चलता रहता है। इसी तरह से इस सिचुएशन को ही आप कह सकते हो, चौपाल की तरह यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, विच हैज़ बिकम द कंट्रीज़ फर्स्ट एयरपोर्ट वेयर अनाउंसमेंट विल बी डन इन मैथिली लैंग्वेज? भारत का पहला, देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया जहाँ पे मैथिली भाषा में घोषणा होगा? ये है दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आपको मालूम होगा दरभंगा जो है मिथिलांचल एरिया में बिलोंग करता है। और देखिए, दरभंगा एयरपोर्ट बनने से बहुत ज़्यादा जो नॉर्थ बिहार में जो लोग रहते थे उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये एयरपोर्ट प्रूफ हुआ है अब तक। ठीक है, क्योंकि देखा गया है कि दरभंगा एयरपोर्ट से जो पैसेंजर्स का आवागमन हुआ है वो पटना एयरपोर्ट से भी ज़्यादा हुआ है रिसेंटली। ठीक है, तो ये चीज़ें बताती है कि दरभंगा एयरपोर्ट कितना ज़रूरी था नॉर्थ बिहार में। क्योंकि देखिए, सोचिए नॉर्थ बिहार में भी अगर किसी को दिल्ली वगैरह अगर एयरपोर्ट यानी फ़्लाइट से जाना है तो उसको पटना आना पड़ता था और पटना से वो जाते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एंड आपको मालूम ही होगा रिसेंटली मैथिली और भोजपुरी को भी गूगल ट्रांसलेशन में ऐड किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट विल बी द न्यू नेम ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट एज पर रिसेंट प्रपोजल? हाल ही के प्रस्ताव के अनुसार गया ज़िले का नया नाम क्या होगा? तो गया ज़िले का नया नाम होने वाला है गया जी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसलिए क्योंकि गया जो है एक होलीएस्ट प्लेस है बुद्धिस्ट के लिए कहें तो। ठीक है, इसलिए इसको एक सम्मान की तरह इसका नाम रखा जाने के लिए प्रपोज़ल आया है गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है,
तो ये था मई महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। जल्दी हम लेकर आएंगे जून महीने का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर्स। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और अपनी मेहनत को स्मार्टली हैंडल कीजिए, अपने टाइम टेबल मैनेज कीजिए, तभी आप आगे सक्सेस को प्राप्ति कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।